मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग में पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक वाटर जिसको बोला जाता है लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार उसको बोल सकते हैं, लंगड़ा बुखार ये इसको बोल सकते हैं, काला बुखार भी इसको बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम्स मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले तो जहरबाद, काला बुखार, क्वार्टर इल, या इसके अलावा एम्फाइसीमेटस गैंग्रीन, ये सारे मैंने नाम आपको बताए थे इसमें उपनाम। नेक्स्ट अपन ने एटियोलॉजी के बारे में देखा था, रोग कारक के बारे में। एटियोलॉजी के बारे में देखा था, रोग कारक मैंने आपको बताया था कौन सा था इसमें, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। क्लोस्ट्रीडियम चौवाई बैक्टीरिया है जो ब्लैक क्वार्टर रोग उत्पन्न करता है, और ये एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, एनेरोबिक है। इसके अलावा रोड शेप है, गतिशील है, बीजाणु निर्माण करने वाला यानी कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। इसके अलावा अवायवीय शोषण करता है, मिट्टी में कई दिनों तक ये जीवित रह सकता है। इसके ऊपर जो निसंक्रमण करने वाले जो पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थ, या इसके अलावा उष्मा, हीट, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या अपन कह सकते हैं कि पर्यावरण में परिवर्तन का भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको बीजाणु की संरचना के बारे में बताया था कि बीजाणु की संरचना किस प्रकार होती है। सबसे पहले इसके अंदर जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सॉलिड कवरिंग इनके ऊपर पाई जाती है, जो रासायनिक पदार्थों से इसकी रक्षा करती है जीवाणु की। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, मौसम में जो बदलाव होते हैं, उनसे भी इस जीवाणु की रक्षा करती है। तो इसको इस जो संरचना बनी हुई है, इसको क्या बोला जाता है, बीजाणु। इनको बोला जाता है बीजाणु, स्पोर। क्या बोला जाता है, स्पोर। इस स्पोर के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बैक्टीरिया। इस स्पोर के अंदर बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। जब ये बीजाणु शरीर के अंदर जाता है, पशु शरीर के अंदर जाता है, तो पशु शरीर में जाने के बाद इनके ऊपर जो ये स्पोर का आवरण जो होता है ये हट जाता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये मुक्त हो जाते हैं और शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, क्या बनाने में सक्षम है, बीजाणु यानी कि स्पोर बनाने में सक्षम होते हैं। अब इसकी एपिडोमोलॉजी की बात की थी। एपिडोमोलॉजी की बात करें तो ये शरीर के अंदर किसी भी तरह से जा सकता है, भोजन की वजह से, या दूषित पानी की वजह से, या अपन कह सकते हैं किसी भी घाव की वजह से। अगर शरीर के ऊपर कोई घाव है, त्वचा के ऊपर कोई घाव है, तो उस वजह से भी ये शरीर में जा सकते हैं। और शरीर में जाने के बाद ये क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा गोवंश और भेड़ को प्रभावित करते हैं। 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र के जो पशु होते हैं, 6 महीने से उम्र के 3 साल के पशुओं की उम्र में ये अधिक पाया जाता है। 6 महीने से लेकर 3 साल की उम्र के जो पशु होते हैं, 6 माह से 3 साल की उम्र के पशुओं में ये सबसे ज़्यादा होता है ये डिजीज। इसके अलावा अपन कह सकते हैं गोवंश में, भेड़ों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसकी मृत्यु दर लगभग 100% होती है। और ये अपन बात करते हैं तो ये बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। लेकिन अगर कैटल की अगर बात करते हैं तो कैटल में ये गर्मियों में प्रभावित करते हैं, कैटल को गर्मियों में ये प्रभावित करते हैं, गर्मियों में सक्रिय होते हैं। इसके अलावा अन्य जीव जो हैं, अन्य पशु हैं, उनमें बरसात के मौसम में ये इसके स्पोर्स होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। और सक्रिय होने के बाद अगर शरीर में, पशु के शरीर में चले गए तो वहाँ पे जो स्पोर होते हैं वो क्या निकालते हैं, स्पोर बैक्टीरिया से बाहर निकालते हैं और फिर वो जीवाणु उत्पन्न करता है। सही है, ये अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग जनकता। पिछली क्लास में पढ़ी थी रोग जनकता। रोग जनकता में अपन ने देखा था रोग जनकता, पैथोजेनेसिस। इसमें अपन ने देखा था इसमें जो बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई जो बैक्टीरिया वो एक प्रकार का क्या करता है, टॉक्सिन उत्पन्न करता है, विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है शरीर के अंदर।
ब्लड में जाएगा, ब्लड में जाने के बाद विषैला पदार्थ उत्पन्न करेगा, विषैला पदार्थ उत्पन्न करेगा। यह विषैला पदार्थ जो होता है रक्त में क्या करेगा, रक्त में टॉक्सिमिया की कंडीशन उत्पन्न करेगा, रक्त में टॉक्सिमिया की कंडीशन उत्पन्न करेगा। मतलब जो क्लोस्ट्रीडियम चौवाई बैक्टीरिया है वो विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जो कि टॉक्सिमिया उत्पन्न करता है। ये टॉक्सिमिया जो होता है, ये जो टॉक्सिन है विषैला पदार्थ होता है, वो शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे कि अपन बात करते हैं अग्रपादों की मांसपेशियां, पश्चपादों की मांसपेशियां, कंधे की मांसपेशियां, हिप बोन की जो मांसपेशियां होती है सारी क्या कहलाती है, बड़ी मांसपेशियां कहलाती है। तो ये जो विषैला पदार्थ होता है ये बड़ी मांसपेशियों में जाके जमा हो जाता है और बड़ी मांसपेशियों में जाने के बाद उनमें डीजनरेशन उत्पन्न करता है। डीजनरेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे इनकी मांसपेशी की कोशिकाओं में कुछ विशिष्ट प्रकार का बदलाव उत्पन्न करता है। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि धीरे धीरे मांसपेशी की कोशिकाओं को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। इसे डीजनरेशन की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में शर्करा का किण्वन होता है, शर्करा का किण्वन, फ्रेगमेंटेशन होता है। शर्करा का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। इस फ्रेगमेंटेशन की वजह से शरीर के अंदर H2S गैस बनती है, उस मांसपेशी के अंदर क्या बनती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। किस वजह से, शर्करा का किण्वन होने की वजह से। सबसे पहले विषैला पदार्थ, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बैक्टीरिया आहारनाल में जाएगा, आहारनाल में जाने के बाद कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा, रक्त में जाने के बाद वो विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है जिससे टॉक्सिमिया हो जाता है। अब ये विषैला पदार्थ कहाँ जाएगा, रक्त की सहायता से शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों में चला जाता है और मांसपेशियों में जाने के बाद डीजनरेशन कंडीशन उत्पन्न करता है। मतलब कोशिकाओं में, मांसपेशी की कोशिकाओं में विशिष्ट प्रकार के बदलाव उत्पन्न करने लगता है, जिस वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में उपस्थित जो शर्करा होती है, मांसपेशियों में उपस्थित शर्करा, उसका फ्रेगमेंटेशन यानी कि उसका किण्वन होने लगता है। उसके किण्वन की वजह से मांसपेशी में H2S गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होती है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है वो आयरन के साथ मिलके, ये आयरन के साथ मिलके किसका निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, आयरन सल्फाइड का निर्माण करती है। ये H2S गैस आयरन के साथ मिलके, मांसपेशियों में उपस्थित आयरन के साथ मिलके किसका निर्माण करती है, आयरन सल्फाइड, इसका निर्माण करती है, आयरन सल्फाइड का निर्माण करेगी। और ये आयरन सल्फाइड जो होता है इसका रंग कौन सा होता है, काला कलर का, इसका रंग होता है ब्लैक कलर का, कलर होता है ब्लैक, इसका कलर होता है। और इसी वजह से क्या होता है, वहाँ के आसपास की जो मांसपेशियां होती है वो ब्लैक कलर की दिखाई देने लग जाती है। ये इसकी हो गई क्या, पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अलावा यहाँ तक अपन ने कल देख लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। पहचान इसकी किस प्रकार की जाती है, पहले अपन देखते हैं क्लिनिकल साइन, डायग्नोसिस बाद में देखेंगे। पहले अपन देखेंगे क्लिनिकल साइन, लक्षण। क्लिनिकल साइन, अब क्लिनिकल साइन यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो पशु जो होता है अचानक से लंगड़ाने लगता है, अचानक से लंगड़ाने लगता है। इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, ब्लैक क्वार्टर का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है। और जब लक्षण प्रकट होते हैं, लगभग मान लो 3 दिन बाद में लक्षण प्रकट हो गए। अब पहले तो ये बताओ इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसके प्रवेश करने के कितने दिन बाद में लक्षण प्रकट होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब बैक्टीरिया पशु के शरीर में प्रवेश करता है, बैक्टीरिया होता है पशु के शरीर में प्रवेश करने के कितने दिन पश्चात में लक्षण प्रदर्शित करता है। उन दिनों को, कितने दिन बाद में लक्षण प्रदर्शित करता है, उन दिनों को क्या बोला जाता है, उन दिनों को बोला जाता है रोग का इंक्यूबेशन पीरियड। तो ब्लैक क्वार्टर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 3 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अब सही है। अब यहाँ पे देखो
ब्लैक क्वार्टर डिजीज है उसके रोग के लक्षण कितने दिन बाद में प्रकट होंगे? 3 से 5 दिन के बाद में। 3 दिन बाद में भी हो सकते हैं, 4 दिन बाद में भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद में भी लक्षण प्रकट हो सकते हैं। तो इस रोग का ब्लैक क्वार्टर का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 से 5 दिन का। अब इसके लक्षण की बात करते हैं तो लक्षणों से अचानक से लंगड़ाने लगता है पशु जो होता है, अचानक से लंगड़ाने लगता है। जिस हिस्से के अंदर पशु के शरीर के जिस हिस्से के अंदर ये ब्लैक क्वार्टर कंडीशन मतलब ये H2S केस बन रही है, जिस मांसपेशी के अंदर ये पशु के जिस मांसपेशी के अंदर ये बैक्टीरिया गया है तो उस मांसपेशी को क्या करता है? ये नष्ट करने लग जाता है धीरे धीरे, वो काम करना बंद कर देती है। जाहिर सी बात है पशु जो होता है चलने में दिक्कत होगी, लंगड़ाने लगेगा। अगला इसका लक्षण है चाल में अकड़न। चाल में अकड़न आना। अगला इसका लक्षण है पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन। पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन आना, क्योंकि ऊपरी हिस्से में क्या पाई जाती है? बड़ी मांसपेशियां जो पाई जाती है, मैंने आपको बताई थी, वो पैर के लगभग ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। तो जिस हिस्से में ये रोग उत्पन्न कर रहा है, ये बैक्टीरिया रोग उत्पन्न कर रहा है, उस हिस्से के अंदर क्या होती है? सूजन आने लग जाती है। इसके अलावा अगर ये संक्रमण घाव के द्वारा हुआ है तो घाव का बढ़ना, घाव पहले छोटा था बाद में बढ़ने लग जाता है, धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, ये इसका लक्षण हो गया। इसके अलावा रोगी जो होता है वो सुस्त हो जाता है, सुस्त व तनावग्रस्त। रोगी का सुस्त व तनावग्रस्त होना। रोगी का सुस्त व तनावग्रस्त होना, ये इसका लक्षण हो गया। जुगाली बंद करना। जुगाली करना बंद कर देता है। भूख कम होना। भूख कम होना। इसके अलावा रोगी पशुओं का झुंड से अलग होना। रोगी पशु जो होता है रोग होने के बाद झुंड से अलग हो जाता है। रोगी पशु का झुंड से अलग खड़ा होना। ये इसका लक्षण हो गया। रोगी पशु जो होता है किसी अगर झुंड में है तो रोग होने के बाद उस झुंड से अलग खड़ा हो जाता है, मतलब आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट का मतलब होता है अकेले होना। किसी भी रोग की वजह से कोई पशु अगर किसी झुंड से अलग जाता है या झुंड से अकेला हो जाता है तो उस स्थिति को क्या बोला जाता है? आइसोलेशन या आइसोलेट होना। इसके अलावा उच्च हाई फीवर मतलब उच्च बुखार। ये बुखार जो होती है 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकती है। 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बुखार 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये बुखार जा सकती है, फ़ारेनहाइट। इसके अलावा श्वसन दर और हृदय दर में वृद्धि, ज़्यादा श्वास लेना, हृदय दर में वृद्धि, ये सारे लक्षण हो गए। अचानक से लड़खड़ाने लगना, चाल में अकड़न होना, पैर के ऊपरी हिस्से में सूजन दिखाई देना, घाव का बढ़ना, यानी कि जिस घाव से ये संक्रमण उत्पन्न हुआ है तो वह घाव पहले जितना था उससे बड़ा हो जाएगा। ये रोग होने के बाद पशु जो होता है सुस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, जुगाली करना बंद कर देता है, भूख कम लगने लगती है। रोगी पशु जो होता है वो झुंड से अलग हो जाता है, मतलब आइसोलेट हो जाता है। फीवर जो होती है 108 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक भी जा सकती है। इसके अलावा श्वसन दर और हृदय दर में वृद्धि होना। श्वसन दर और हृदय दर में वृद्धि होना। इसके अलावा उत्पादन कम होना, उत्पादन घटना, कार्य क्षमता कम होना, कार्य क्षमता का घटना, इसके लक्षण हो गए। इसके अलावा और भी कई लक्षण हैं, जैसे कि प्रभावित पैर के ऊपरी हिस्से का गर्म होना,
ये इसका मुख्य लक्षण है, याद रखना। प्रभावित हिस्से का, ये आपको केवल विशिष्ट प्रकार का इसी में देखने को मिलेगा। प्रभावित हिस्से का गर्म व दर्द युक्त होना, यानी कि जो प्रभावित हिस्सा है, जिस हिस्से पर ब्लैक क्वार्टर डिजीज हुआ है वह हिस्सा थोड़ा सा गर्म हो जाता है, वह मांसपेशी जो होती है थोड़ी गर्म हो जाती है। इसके अलावा उस हिस्से के ऊपर दर्द महसूस होने लग जाता है। अगर उस हिस्से के ऊपर अपन दबाएंगे तो पशु जो होता है वो दर्द महसूस करेगा। इसके अलावा थोड़ी देर बाद, या अपन कह सकते हैं कुछ देर बाद, यह टाइम हो सकता है लगभग 1 दिन हो सकता है, 1.5 दिन हो सकता है, आधा दिन हो सकता है। कुछ देर बाद वह हिस्सा, प्रभावित हिस्सा जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा व दर्द रहित हो जाता है। प्रभावित हिस्सा दर्द रहित हो जाता है। देखो पहले तो क्या होता है, शुरुआत के अंदर जो प्रभावित हिस्सा है वो गर्म रहेगा और दर्द युक्त रहेगा। गर्म रहेगा, उसके अंदर पशु को दर्द महसूस होगा। लेकिन कुछ देर बाद या कुछ समय बाद जो ये हिस्सा होता है ये ठंडा पड़ जाता है और इसमें दर्द महसूस नहीं होता, पशु को दर्द महसूस नहीं होता। इसके अलावा प्रभावित हिस्से में इडिमा देखने को मिल सकता है। इडिमा क्या होता है? इडिमा होता है किसी भी स्थान के ऊपर किसी भी तरल पदार्थ का भरना। किसी स्थान के ऊपर तरल पदार्थ का भरना क्या कहलाता है? इडिमा। सही है। किसी भी स्थान में, पशु के किसी भी हिस्से में किसी तरल पदार्थ का भरना क्या कहलाता है? इडिमा कहलाता है। तो प्रभावित हिस्से में इडिमा देखने को मिल सकता है, इडिमा हो सकता है। प्रभावित हिस्से में इडिमा हो सकता है। इसके अलावा प्रभावित भाग की त्वचा का रंग, प्रभावित भाग की त्वचा का रंग जो होता है वो गहरा हो जाता है, मतलब गहरा काला हो जाता है, काला रंग हो जाता है, वहाँ का काला रंग हो जाता है या ब्लैक कलर हो जाता है। वहाँ की त्वचा का रंग जो होता है ब्लैक कलर हो जाता है। त्वचा सूख जाती है, वहाँ की त्वचा सूखी हुई महसूस होती है, या अपन कह सकते हैं। इसके अलावा दरार युक्त, त्वचा के अंदर दरार पड़ने लग जाती है। त्वचा के अंदर क्या होता है? दरार पड़ने लग जाती है। देखो प्रभावित हिस्से में इडिमा देखने को मिल सकता है। प्रभावित भाग जो है उसका त्वचा का रंग गहरा हो जाता है, या अपन कह सकते हैं काला रंग का हो जाता है। जो त्वचा होती है वो सूख जाती है। इसके अलावा दरार युक्त त्वचा जो होती है दरार युक्त हो जाती है। और इसके इस हिस्से में, मतलब जिस प्रभावित हिस्से में ये रोग हुआ है उस हिस्से में क्या होता है? एक साउंड आती है, हाथ लगाने पर एक चटपटी सी साउंड आती है जिसको चट चट साउंड बोला जाता है। चट चट, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्रिप्टेटिंग साउंड है। ये इसका मुख्य लक्षण होता है, ध्यान रखना। क्रिप्टेटिंग साउंड उत्पन्न होना, यानी कि जिस हिस्से में यह रोग उत्पन्न हुआ है पशु के, उस हिस्से को दबाने के बाद एक क्रिप्टेटिंग साउंड उत्पन्न होती है। ये इसका मुख्य लक्षण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये केवल इसी रोग के अंदर दिखाई देता है। इसके अलावा यह रोग अगर इलाज नहीं मिलने पर यह रोग पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। इलाज नहीं मिलने पर यह रोग जो है पूरे शरीर में फैल जाता है, और शरीर में फैलने के लगभग 1 से 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद, मतलब जब ये लक्षण प्रकट हुए हैं, इंक्यूबेशन पीरियड आया है,
इंक्यूबेशन पीरियड पूर्ण होने के लगभग 1 से 2 दिन बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। पशु की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? पशु की मृत्यु हो जाती है। इसमें एक और है, कई बार पशु जो होता है बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मृत्यु हो जाती है। कई बार पशु की बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मृत्यु हो जाती है। बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मृत्यु हो जाती है। ये हुए इसके लक्षण। उत्पादन घटना, कार्य क्षमता का घटना, प्रभावित हिस्से का, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है, और ये वाला भी, ये मुख्य लक्षण है। प्रभावित हिस्से का क्या होता है? प्रभावित हिस्से का गर्म होना और दर्द युक्त होना, मतलब वहाँ पे अगर हाथ लगाते हैं तो दर्द महसूस होता है। कुछ समय बाद प्रभावित हिस्सा जो होता है वो ठंडा पड़ जाता है और दर्द रहित हो जाता है, मतलब वहाँ पे हाथ लगाने पर पशु को दर्द महसूस नहीं होता है। प्रभावित हिस्से में एडिमा उत्पन्न हो जाता है। एडिमा का मतलब क्या होता है? एडिमा का मतलब होता है कि किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरल पदार्थ का भरना क्या कहलाता है? एडिमा कहलाता है। प्रभावित भाग की त्वचा का रंग गहरा काला हो जाता है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा सूख जाता है, दरार युक्त हो जाता है, और जो त्वचा होती है उसको दबाने के ऊपर क्रिप्टेटिंग साउंड महसूस होती है। क्रिप्टेटिंग साउंड आती है, चट चट जैसी आवाज आती है। इलाज नहीं मिलने पर रोग जो होता है पूरे शरीर में फैल जाता है और रोगी की 1 से 2 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। कई बार पशु जो होता है बिना लक्षण प्रदर्शित किए भी इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर इसकी एक्यूट कंडीशन अगर इसकी पाई जाती है तो बिना लक्षण प्रदर्शित करे ही पशु की मृत्यु हो जाती है। ये हो गए इसके लक्षण। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। या अपन कह सकते हैं पहचान। इस रोगी की पहचान किस प्रकार की जाती है? पहचान की अगर बात करते हैं तो इस रोग के लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर जैसे मैंने बताया, हिस्से का काला पड़ना, उसके ऊपर दबाने पर पहले तो गर्म रहती है, उसके बाद में वो ठंडी हो जाती है और दर्द रहित हो जाती है। पहले दर्द युक्त होती है, बाद में दर्द रहित हो जाती है। हाथ लगाने पर क्रिप्टेटिंग साउंड आती है। वो सारे लक्षण देख के अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। अगर लक्षणों से पहचान नहीं होती है तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि ग्राम्स स्टेनिंग। इस बैक्टीरिया की ग्राम स्टेनिंग की जा सकती है। फेट, एलाइजा, ये सारे टेस्ट जो होते हैं इसके लिए किए जा सकते हैं और इससे इस रोग का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, विभेदीय पहचान। विभेदीय पहचान, विभेदीय अगर पहचान की बात करते हैं तो इसमें डिजीज आते हैं मैलिग्नेंट इडिमा, एंथ्रेक्स, तो शुरुआत में अपन ने पढ़ा था एंथ्रेक्स। इसके अलावा लाइटनिंग स्ट्रीक, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, बेसिलरी हीमोग्लोबिनूरिया, ये सारे डिजीज हैं जो किससे समानता रखते हैं? ब्लैक वाटर डिजीज से समानता रखते हैं। तो इनसे जब इसका इलाज किया जाता है तो इन चीज़ों का भी, इन रोगों का भी ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो इनके लक्षण है वो ब्लैक वाटर डिजीज से मिलते हैं।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपचार की। ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में आपको ध्यान रखना है एंटीबायोटिक सबसे पहले। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी इसमें काम में ली जा सकती है? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा पेनिसिलिन, काम में ली जा सकती है। इसके अलावा पेनिसिलिन के बाद में एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक, मेट्रोनिडाजोल, इसको आईवी दिया जाता है। इसको ध्यान रखना, क्या दिया जाता है? इसको आईवी इसको दिया जाता है। इसके अलावा ये तो हो गया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा अपन नसेट दे सकते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, दर्द को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए ये भी दिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है। जैसे कि डेक्सामेथासोन। इसके अलावा एंटीपायरेटिक, अगर बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जा सकता है। और लक्षणात्मक उपचार, लक्षणों के आधार पर भी उपचार दिया जा सकता है। एक होता है सहारात्मक उपचार। सहारात्मक उपचार का मतलब होता है अगर पशु कई दिनों से खा नहीं रहा, जुगाली नहीं कर रहा, उसके अंदर ग्लूकोज की कमी है, तो अपन उसको आईवी डेक्सट्रोज सैलाइन, जो नॉर्मल सैलाइन डीएनएस एनएस अपन उसको चढ़ा दें, तो वो क्या कहलाता है? सकारात्मक उपचार। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इसमें रोकथाम और नियंत्रण। रोकथाम और नियंत्रण में वही पशुशाला की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मृत पशु है उसका पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी उसका पोस्टमार्टम करें, नहीं तो इसका पोस्टमार्टम नहीं करें, क्योंकि इस पशु जो जीवाणु है, इसके जो स्पोर हैं वो वातावरण में आ सकते हैं और किसी स्वस्थ पशु को संक्रमित कर सकते हैं। इसके अलावा पशुशाला की साफ सफाई अच्छे से रखना, वातावरण जो आसपास का वातावरण है, इसके अलावा जो पशुशाला में बर्तन है उनकी साफ सफाई अच्छे से करना, पेनिसिलिन देते रहना, टीके के साथ पेनिसिलिन देते रहना। इसका वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जिसको एक बार लगाने के बाद 1 वर्ष के लिए इम्यूनिटी रहती है। एक बार लगाने के बाद 1 वर्ष के लिए इम्यूनिटी रहती है। टीका जो है वो पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। या एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है पशु को, पैसिव या एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर अपन प्रेग्नेंट एनिमल को अगर टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, तो इस वैक्सीन का असर उसके बच्चे में भी आएगा, भ्रूण में भी, एम्ब्रियो में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लगभग 3 महीने तक, यानी कि उसके जन्म के 3 महीने तक उसको एंटीबॉडी मिलती रहेगी। जो एम्ब्रियो है उसका जो मतलब जन्म के बाद जो बच्चा है उसको 3 महीने तक इसकी एंटीबॉडी मिलती रहेगी। तो ये हो गया इसका रोकथाम और नियंत्रण। ये आपका ब्लैक क्वार्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन टिटनेस स्टार्ट करेंगे।